हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो सीरीज लेकर आई हूँ ये यूपी टीजीटी और एलटी दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि भाई मैंने अभी टॉपिक्स वही ले रही हूँ जो यूपी टीजीटी और एलटी दोनों में कॉमन रहे। और आप लोगों को भाई देखो टीजीटी का एग्जाम भी है और एलटी का एग्जाम भी अगर नवंबर में हो जाता है तो दोनों की एग्जाम की देखो टीजीटी की तैयारी तो तुम लोग 3.5 साल से कर ही रहे हो। अब ये जो समय है वो इसमें अपने हथियारों को धार देने का समय है, ना कि हथियार दोबारा से उठाने का समय है। हथियार उठाओ दोबारा से एलटी के लिए, और इसमें तो अपने अपने हथियारों को धार दो, ठीक है। और आज जो है हम लोग अपना इसमें पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे यहाँ पर हमने एक ऑनलाइन टेस्ट जो है वो करवाया था, ऑर्गेनाइज करवाया था। और जो यूपीएलटी के पर्पस का था, और उसमें हमने 3 प्राइजेस रखे थे, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज, 5,000, 3,000 और 2,000 वाला। तो भाई देखो हमारे 2 प्राइज तो चले गए। आपको मैं दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले थर्ड प्राइज वाले से स्टार्ट करती हूँ। देखो भाई पेमेंट सक्सेसफुल है। रमाकांत जो थे थर्ड नंबर पे प्राइज जो है रमाकांत ने लिया था, और उन्होंने मैसेज भी लिखा है, इंग्लिश सूत्रा organized an online test. I participated in this online test and got third rank. The prize was 2,000 rupees. For third rank, I received 2,000 rupees from English Sutra. तो ये रमाकांत जो है उन्होंने, उनको हमने पैसे जो है वो दिए थे। मतलब कि भाई देखो पैसे नहीं दिए थे, वो मेरा ये प्राइज मनी उनको जो है मिली थी। तो उन्होंने जो है इसके बाद भाई, ऐसा नहीं है कि केवल अगर कहते हैं लेकिन देते नहीं है, ये वाली चीज नहीं है। हमने अगर कहा है कोई चीज तो हम करते भी हैं। जो फर्स्ट प्राइज होल्डर है उसको भी मिला है 5,000 रुपीज का, ये देखिए 5, और ये भी उन्होंने भी लिख के दिया है, उनका आज गया है। तो उनको हमने आज पेमेंट करा है पेटीएम पे, तो ये उनका गया है कि भाई इंग्लिश सूत्रा ऑर्गेनाइज एन ऑनलाइन टेस्ट। अब मेरे को लैंग्वेज सबकी ऐसी ही है, तो ये वाला जो है ये स्नेह लगा है, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। और ये दिबार्थ जो है ये सेकंड प्राइज, इनको भाई सेकंड रैंक पे थे। इनसे हमने कहा कि भाई देखो हम यहाँ पे लिखा है कि भाई आप जो है आज, उन्होंने कहा था मतलब वो ही वांटेड टू हैव डिस्काउंट इन द कोर्स। तो भाई लेकिन हमने कहा भाई आप अपनी प्राइज मनी लेने के लिए 3 बजे हमें कॉल कर लेना। हमने भी उन्हें कॉल करा मगर वो अनअवेलेबल रहे, तो ये अभी इनका नहीं गया है। बाकी जो है हमने अपने फर्स्ट और थर्ड प्राइज जो है वो दे दिए। तो कहने का मतलब, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर वादा करो तो लोगों को वो चीज दो भी, चाहे किसी भी मामले में हो, ठीक है। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। यूपी टीजीटी और एलटी के लिए आपकी सीरीज यहां से स्टार्ट होती है। और ये रहा पहला क्वेश्चन। मकबेथ आप सभी ने पढ़ रखी होगी। मकबेथ शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, शॉर्टेस्ट प्ले नहीं है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। एक वो ट्रेजेडी जिसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट, ठीक है। आर्टिस्टिक सक्सेस है, हालांकि मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस नहीं है मगर आर्टिस्टिक सक्सेस है। अब इसमें मकबेथ में यहां पर ये लिया गया है कि इधर जो है डैगर ऑफ द माइंड, डैगर ऑफ द माइंड पूछा है। that Macbeth sees is an example of personification, pathetic fallacy, hallucination या metonymy। तो भाई देखो एक बार जब मकबेथ जो है वो डंकन की हत्या करने के लिए जा रहा है तो उसे एक भ्रम होता है कि उसको एक चाकू दिखता है जो उसको इंगित कर रहा है कि उधर जाना है। तो ये जो है दिस इज वी कॉल हेलुसिनेशन, यानी कि भ्रम होना, दृष्टि भ्रम। सो द आंसर इज सी। Question number second. Milton's depiction of Saturn in Paradise Lost is often described as। आप सभी ने पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, बहुत बढ़िया। जो ये एक एपिक है, सेकेंडरी एपिक है। इसमें सैटर्न देखो, जो रोमांटिक एज के राइटर्स है ना वो कंसिडर ही करते हैं कि सैटर्न इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अब सैटर्न का जो कैरेक्टर है, सैटर्न कैसा हीरो दिखा है? ही रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, ही वांटेड टू हैव his right, but what happened to him? He was thrown into hell, and hell which was devoid of light। तो भाई
सैटर्न ने क्या गलती करी थी? सैटर्न की गलती ये थी कि भाई उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, ये बात। और कहता है ना कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो वैसे तो सैटर्न के लिए एक टर्म यूज होता है बायनिक हीरो। बायनिक हीरो जो है वो बायरन के उससे आया है, और एक ऐसा हीरो जिसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती, मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। तो इसको जो है वो बायोनिक हीरो जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम सैटर्न को ले तो सैटर्न किस प्रकार का वो है? तो दैट इज ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो हम उसे कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। Which device does Shakespeare use extensively in Hamlet? To be or not to be, that is the question. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो मतलब सरफेस जो पे जो दिखती हुई है वो है अपोरिया। अपोरिया का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ डाउट, अपोरिया है। लेकिन अगर हम कहें कि भाई इन चारों में तो चुननी है तो कौन सी है, तो दैट इट कैन बी एंटीथेसिस, क्योंकि टू बी टू लिव और टू डाई, तो दो विरोधाभासी चीजों को एक साथ जो है वो रखा गया, एक स्टेटमेंट में रखा गया है। तो दैट इज वाई इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक जो है वो एंटीथेसिस भी इसको हम मान सकते हैं। In Paradise Lost, the invocation is directed to God, the Muse, the Holy Spirit या दाते। देखो भाई, पैराडाइज लॉस्ट में जो इन्वोकेशन है वो किसे कहा गया है? तो क्रिश्चियन उसमें क्या है भाई? देखो जहां पर उसे हटे हैं वो जो भाई जॉन मिल्टन ने सारा जो है वो एपिक कन्वेंशन को फॉलो करा, बट जहां पर वो डेविएट हुए वो वहां ही हुए कि उन्होंने क्रिश्चियन उसमें होली स्पिरिट को जो है वो इन्वोक करा है। तो यहाँ पर जो है दैट इज होली स्पिरिट, जो म्यूज है उनकी वो क्रिश्चियन उसको करा है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं जो इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है, जो फर्स्ट 26 लाइंस हैं जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की, वो एक एपिक इन्वोकेशन है। जहां पर मिल्टन का टोन, पर्पस, थीम, सबका सब कुछ जो है एक डिवाइन इंस्पिरेशन से हेल्प मांग रहा है। जो आपने लाइंस पढ़ी हुई ऑफ मेंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all our woe with loss of Eden till one greater man। तो ये जो है यहाँ पर ये लाइंस जो है फर्स्ट 26 लाइंस एक में उसमें एपिक इन्वोकेशन है, लेकिन इसमें जो है जॉन मिल्टन इन्वोक्स द होली स्पिरिट ट्रीटिंग हिम एज हिज डिवाइन म्यूज। तो भाई जितने भी यहाँ वो एक डेविएट हुए हैं, एक उन्होंने पैगन जो म्यूज है उसको इन्वोक ना करके उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे वो यहाँ पर डिविएट हुए हैं। और उन्होंने जो है कि अनलाइक क्लासिकल एपिक्स जिसमें 9 म्यूजेस को किया जाता है, इन्वोक किया जाता है, मिल्टन ने होली स्पिरिट को अपनी म्यूज जो है वो माना है। तो यही मुझे आपको पॉइंट बताना था होली, क्योंकि आप म्यूजेस देखते ही लगा देते, तो इसीलिए मुझे बताना था। द आंसर इज द होली स्पिरिट। अच्छा है ना क्वेश्चन? बता दो। What rhetorical device is evident in Macbeth? Is this a dagger which I see before me? Is this a dagger which I see before me? तो भाई देखो ऐसा है कि जब इसमें पूछ रहे हैं तो वैसे तो इसमें जो है एक है rhetorical question। rhetorical question का मतलब होता है when a question is asked but the answer is not expected। लेकिन इसके अलावा भी है is this a dagger which I, इसमें dagger को संबोधित करके जो है वो बात करी जा रही है एक नॉन लिविंग थिंग को। तो सॉर्ट ऑफ अपोस्ट्रोफी भी इसमें है, इसमें अपोस्ट्रोफी भी है, रिटोरिकल क्वेश्चन एज वेल एज अपोस्ट्रोफी। Milton's use of epic similes in Paradise Lost primarily serves to
सिंप्लीफाई नैरेटिव, मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है, वो सेकेंडरी एपिक है। अब वो सेकेंडरी एपिक में वो क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई नैरेटिव, वो नैरेटिव को सिंपल कर रहा है, एम्प्लीफाई ड्रामेटिक इफेक्ट, प्रोवाइड ह्यूमर, क्रिएट एम्बिगिटी। जब मिल्टन ने एपिक सिमिलीज यूज करी, एपिक सिमिली का मतलब क्या होता है, एपिक कन्वेंशन में सिमिलीज को, दो दो तीन तीन पेज की सिमिलीज यूज करी है, तो वो क्या करता है, वो ड्रामेटिक इफेक्ट को बढ़ा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इट इज एम्प्लीफाइंग ड्रामेटिक इफेक्ट। शेक्सपियर्स यूज ऑफ फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये क्वेश्चन मैंने अपने ऑनलाइन टेस्ट में भी दिया था, और इसका जो है एक यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको जो चूज किया था वो कियासमस करा था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कियासमस गलत है, मगर जब मकबेथ के सेंस में बात की जाती है ना, तो वहां पर ये पैराडॉक्स है। वाई इट्स पैराडॉक्स, क्योंकि यहां पर ये बोलता है कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, कि जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। इट मीन्स कि देखने में ऊपर से ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, मगर बात ये है कि बात तो सही है कि जो बुरा है वही आजकल अच्छा है और जो अच्छा है वो आजकल बुरा है। so that is paradox, this is the example of paradox. The concept of free will versus predestination is a chief philosophical theme in, देखो, free will to justify the ways of God to men, predestination, एक्चुअली इसमें उन्होंने, जो जॉन मिल्टन ने कहा है कि गॉड हैज ऑलरेडी डिसाइडेड who will be doomed and who will be blessed, but still there is free will, and according to free will लोगों के पास एक चॉइस है कि किस चीज को चुनना है। they can be doomed, they can be blessed, it's up to their choices। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल और प्री डेस्टिनेशन का है, वो फिलोसॉफिकल थीम किस में है, इट इज अ फिलोसॉफिकल थीम इन पैराडाइज लॉस्ट। होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस, द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चंस। The black and midnight hags in Macbeth are witches, spirits, servants या attendants। आपने देखा होगा ब्लैक एंड मिडनाइट हैग्स, इनको पूरे प्ले में वियर्ड सिस्टर्स कहा गया है, वियर्ड सिस्टर्स। और आपको पता है कि जेम्स फर्स्ट, जिनको द वाइजेस्ट फूल कहा जाता था, ही रॉट अ बुक नेम्ड द डिमोनोलॉजी, और उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, एंड जस्ट टू प्लीज हिम शेक्सपियर टुक द अलूजन फ्रॉम देयर। और ये जो है, ये वही ब्लैक एंड मिडनाइट हैग्स जो है वो किसे कहा गया है, दैट इज विचेस। In Shakespearean tragedy, the protagonist Hamartia refers to, Hamartia क्या होता है, the plot climax, a fatal flaw or error in judgment, a dramatic soliloquy, the resolution। तो भाई देखो, Hamartia जो होता है, Hamartia का मतलब होता है कि when the hero makes a mistake or he misses the mark or there is an error in judgment, that is hamartia, and just because of that hamartia the downfall of the hero takes place. Milton's use of blank words aligns his epic with classical Greek epics, medieval ballads, Homeric epics या Elizabethan dramatists। अब आपको एक चीज मैं बताती हूँ, एपिक्स, जो एपिक्स थे ना वो लिखे जाते थे, बेसिकली एपिक्स जो लिखे जाते थे वो कपलेट्स में लिखे जाते। मिल्टन ने ब्लैंक वर्ड्स यूज करी है। ब्लैंक वर्ड्स किस समय में सबसे ज्यादा फेमस थी, वो एलिजाबेथन उसमें एज में बहुत फेमस थी। दो इट वाजंट स्टार्टेड बाय मार्लो, बट इन हिज हैंड इट बिकेम हिज माइटी लाइन। बेन जॉनसन ने कहा था कि माइटी लाइन कहा था, उसके बाद शेक्सपियर ने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया, एग्जॉस्टिव यूज उसका किया। तो ब्लैंक वर्ड्स उनके एपिक को किससे अलाइन करती है, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट से, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। Which poetic meter dominates Shakespeare's sonnets? Which poetic meter dominates Shakespeare's sonnets? Trochaic tetrameter, iambic pentameter, dactylic hexameter या एनापेस्टिक। देखो, विलियम शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं वही 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट है, और हर लाइन में 10 सिलेबल्स हैं, iambic pentameter। सो द आंसर इज बी।
In Hamlet, what a piece of work is meant is an example of metaphysical conceit, soliloquy, prosopia या monologue. देखो बस ऐसा है कि what a piece of work is a man, ये बेसिकली जो है यहाँ पर ये उनके एक सोलिलकी में मोनोलॉग में, एक्चुअली मोनोलॉग में उनके सोलिलकी में एक जो है ये एक एग्जाम उसमें दिया है। तो बेसिकली ये सोलिलकी का पार्ट है और कंसीट का भी पार्ट है, मेटाफिजिकल नहीं, लेकिन जो है ये कंसीट का है कि वो जब आप किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। और इसमें एक जो है इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच आई है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। एंड दैट इज प्रोसोपिया। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जहां पर प्रोसोपिया एक वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्सेंट पर्सन को जो है एक आवाज दी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि वो कुछ कहने के लायक है। एक तरीके से ये पर्सोनिफिकेशन है, प्रोसोपिया एक पर्सोनिफिकेशन है। और व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मेन, अगर हम इसको माने व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मेन, तो मैं आपको बताऊं मैंने ये भी पढ़ रखा है कि ये कंसीट का एग्जाम्पल तो है ये, लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट का नहीं है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखिए, ये अगर हम इसको कहें कंप्लीटली सोलिलकी नहीं है ये, इसको यही मैं चेक कर रही थी। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये एक स्पीच है हैमलेट की, जो वो रोजनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टन के सामने बोलता है। और ये जो है ये इसमें व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, आप बेसिकली कहें तो इनमें से कोई सी भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें नहीं आती है। बस इसको अगर मेटाफिजिकल काट दे तो कंसीट का है कि बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को है, तो ये इनमें से कोई सा भी इसमें नहीं आता है। इनमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें नहीं, कंसीट हो सकती थी और कोई सी नहीं है। मिल्टन personifies sin and death as allegorical characters, natural forces, abstract ideas या divine beings। देखो भाई, sin and death जो दिखाए हैं, sin and death जो है वो सैटर्न के बेटा और बेटी दिखाए, ठीक है। sin डॉटर है और डेथ जो है वो सन है, ठीक। और जो सैटर्न के यहां से सैटर्न के और सिन के मतलब इंसेस्ट्रस रिलेशनशिप से डेथ का जन्म हुआ। तो बेसिकली ये एलिगोरिकल फिगर्स के रूप में दिखाए गए हैं, दैट इज एलिगोरिकल कैरेक्टर्स के रूप में दिखाए। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग concept underlies many arguments in Shakespeare's comedy, Milton's Paradise Lost, मार्लोज प्ले। तो अब आप मुझे ये क्वेश्चन को समझ के फिर मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में ये पूछना क्या चाह रहे हैं। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, ये एक मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो होता है एक हायरकियल कॉन्सेप्ट होता है जो एंशियंट एंड मिडिवल फिलॉसफी में आया, जिसमें ये बताया जाता है कि यूनिवर्स जो है वो फिक्स्ड है, ऑर्डर्ड है, जहाँ पे सारे जो हैं जितने भी जो बीइंग्स हैं वो अपने अपनी रैंक्स के हिसाब से उनको अरेंज करा गया है। सबसे ऊपर जो है वो टॉप पे गॉड हैं, फिर उसके बाद द परफेक्ट एंड अल्टीमेट बीइंग, फिर उनके बाद एंजल्स हैं, फिर ह्यूमंस हैं, फिर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और फिर फाइनली इनएनिमेट मैटर है। तो अगर हम इस बात द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का मतलब ही होता है कि सबको अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से जगह मिली हुई है। सर्वोच्च पे गॉड, फिर उसके बाद एंजल्स, फिर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे के सारे
ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। तो आपको किसमें देखने को मिलता है? ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। एंड ऑब्वियसली यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। Which rhetorical device is most evident in Macbeth's tomorrow and tomorrow and tomorrow? वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो है ना, जब बहुत सारे कंजंक्शंस आते हैं तो वो भी जो है उसका भी वो भी फिगर ऑफ स्पीच इसमें देखने को मिल रही है कि इसमें बहुत सारे जब कंजंक्शंस हैं, लेकिन इसमें वो वाला नहीं है, तो रिपीटिशन जो है हम इसको मानेंगे, दैट इज रिपीटिशन। वैसे तो अगर हम इसमें रिपीटिशन ही है, क्योंकि इसमें जो है एक होता है जिसमें कंजंक्शन ही नहीं होते, वो एसेंट रिटर्न होता है, और एक होता है पॉलीसेंट रिटर्न। तो इसमें जो है हम ये मानेंगे कि इसमें पॉलीसेंट रिटर्न को हम मान सकते हैं, क्योंकि एंड जो है वो इसमें आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मिल्टन सैटन्स फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इलस्ट्रेट्स। बताओ भाई, बहुत बढ़िया लाइन, मुझे तो बहुत बढ़िया लाइन लगती है, और आप बताओ आपको कैसी लगती है कि स्वर्ग में गुलामी करने से बेहतर है नर्क में राजा बनना। दैट इज बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कहते हैं। तो बताओ कौन सा है ये, और इसका आंसर मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं फिर भी आपसे चाहूंगी, ये देखो एक बात बताओ, कोई भी जो कैरेक्टर होता है जिसका डाउनफॉल होता है, वैसे मैं ये नहीं मानती हूँ कि ये लाइन जो है वो सैटर्न की गलत है, लेकिन ये घमंड को बता रही है, तो ये ह्यूब्रिस यानी कि घमंड को बता रही है। तो बस ये यहाँ पे है, मैं अभी थोड़ा सा जो है आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि बीच में ऐड भी तो करना पड़ता है ना। अब आप ना भी लेना चाहो, आप ना खरीदो, कुछ और कोई तो होंगे जो खरीदना चाहते होंगे, तो उनको हम बता तो दें कम से कम अपने उसके बारे में। अरे मेरा एक ये मैसेज रह गया भाई, ये पढ़ना था मुझे, ये मैसेज रह गया। ये मेरी एक स्टूडेंट है, अभी इसने जो है वो बैच खरीदा है, और उसने मुझे ये मैसेज लिखा, तो मैंने कहा कि भाई कम से कम ये भी बता दूं, लोगों को लगता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले भी एक बच्ची से बात हो रही थी, भाई जो हमारे यहाँ पे आते हैं, देखो मैं, इट इज डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वन, बट अगर आपके पास कुछ आता है और आपको ऐसे इतने सुंदर उद्गार जो हैं वो मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। Dear madam, I chose this platform for the I have chosen this platform for the first time. Now I really feel that my search for the best teacher of English here ends. I love you ma'am so much. I love you, respect you as my mom. मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाती, वो तो छोड़, कोई बात नहीं है। तो ये देखो, ये जो होता है ना, ये मैसेजेस जो होते हैं ना आपको बूस्ट करते हैं। भाई देखो, दोनों ही तरीके की चीजें चलती हैं, मगर जब ये मैसेजेस मिलते हैं ना, ये दिल से निकले हुए मैसेज होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि ये मैसेजेस जो है पढ़कर और देखकर भी बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरा मोटिवेट करूँ, और हर तरीके से कोशिश करती हूँ, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी झाड़ के, सब तरीके से कोशिश करती हूँ कि भाई मैं उनको, उनके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालूं। अब उन डांट पे कभी कभी, भाई अपने बालक हैं तो डांट पे फटकार में कुछ जल कुकड़े जो हैं वो ये लिख देते हैं, तो केवल यही करती रहती हैं। खैर, उस बात पे जो है मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि इस बात को छोड़ते हुए मैं बताना चाहूंगी कि अगर यदि आप जो है यूपीएलटी का, ये 2-3 बैचेस हैं, जिसमें ये वाला बैच जो है वो नोट्स वाला बैच है, हार्ड कॉपी नोट्स वाला, ग्रामर का, लिटरेचर का सब नोट्स आपके घर आएंगे, और इसमें लाइव क्लासेस ग्रामर और लिटरेचर की हैं। ये 85 का है, 8500 ये पीडीएफ्स हैं, हमने प्रोवाइड करा दिए हैं पीडीएफ, स्टूडेंट्स अपने प्रिंट आउट्स निकाल रहे हैं।
ये 5500 का है, कोई अंतर नहीं है सिवाय नोट्स के। नोट्स मतलब एक में 50, एक में पीडीएफ है और एक में हार्ड कॉपी है, और एक हमारा सिर्फ लिटरेचर का बैच है। तो यदि आप लोग जो हैं इसमें इंटरेस्टेड हो तो करना क्या है कि आप जो हैं चाहे तो गूगल पर englishsutra.com डालकर देख सकते हैं, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंग्लिश सूत्रा डाउनलोड कर सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं, जैसा आपका मन का कंटेंट लॉक्ड है, बस ये देख सकते हैं पढ़ाया क्या है मैंने अभी तक। Shakespeare's use of blood will have blood reflects foreshadowing, euphemism, alliteration, oxymoron। खून के बदले खून, ये क्या बताता है? ब्लड विल हैव ब्लड, कि भाई अगर खून के बदले खून है तो इसका मतलब ये है, ये फोरशैडोइंग आगे आने वाले एक ऐसे इवेंट के बारे में बता रहा है कि जो बुरा हो सकता है, तो दैट इज फोरशैडोइंग। इट वॉज सो, अभी कुछ ग्रामर के क्वेश्चन है। इट वॉज सो डार्क दैट आई कुडंट सी एनीथिंग। सो और दैट आता है तो उसे किससे ट्रांसफॉर्म करोगे? टू से करोगे। अब बताओ क्या होगा? इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग, इट वॉज टू डार्क फॉर मी टू सी एनीथिंग, इट वॉज डार्कनेस स्टॉप्ड मी। अब दो ही हो सकते हैं, इट वॉज टू डार्क, भाई देखा है इट वॉज सो डार्क दैट आई कुडंट सी एनीथिंग। तो ये किसके रेफरेंस में बात की जा रही है? जिस व्यक्ति के रेफरेंस में बात की जा रही है उसी के लिए कहेंगे ना, इट वॉज सो डार्क फॉर मी दैट आई कुडंट सी एनीथिंग। तो यही आपका जो है, या वैसे तो इट वॉज टू डार्क फॉर मी टू सी एनीथिंग, ये भी सही है। इट वॉज टू डार्क दैट आई, मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, और वही है। तो इसमें ए दे रखा है, इट वॉज टू डार्क, इट वॉज सो डार्क दैट आई वॉजंट एबल टू सी एनीथिंग, इट वॉज टू डार्क फॉर मी टू सी एनीथिंग। दोनों ही सही लग रहे हैं, और दोनों में से वैसे मुझे बी वाला ज्यादा सही लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो भाई, नो सूनर से जब कोई स्टार्ट होता है, पहले आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लो, ये एडवर्ब होता है। ये क्या होता है? एडवर्ब। इसीलिए इन्वर्जन यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब उसको स्कार्सली से बनाना है, वो भी एडवर्ब है। स्कार्सली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहां पर आएगा स्कार्सली हैड आई रीच्ड होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये भी एडवर्ब है, और इसके बाद भी जो है वो क्या लगा है? इन्वर्जन का यूज किया गया है। The scientist theory was dashed by new evidence. The साइंटिस्ट की थ्योरी को नए एविडेंस से क्या करा गया है? वैलिडेटेड करा गया है, अक्लेम्ड किया गया है, अंडरमाइन किया गया है। तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इसमें क्या आना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो इसमें वैलिडेट आना चाहिए, और बाकी मैं एक बार और देखती हूँ। द साइंटिस्ट थ्योरी वॉज डैश बाय, भाई देखो यहाँ पर मेरे हिसाब वैलिडेटेड बाय न्यू एविडेंस, मेरे हिसाब से वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर इसमें यहाँ पर इसका अंडरमाइन दिया हुआ था, मगर मुझे लगता है कि अंडरमाइन का मतलब होता है टू मेक समथिंग वीकर और लेस कॉन्फिडेंट। तो बेसिकली क्या है कि वैलिडेट जो है वो ज्यादा सही बैठता है, तो वैलिडेटेड बाय न्यू एविडेंस। her performance was beyond dash expectation, beyond all expectation, beyond any expectation, beyond the expectation, beyond all expectations। तो यहाँ पर होना चाहिए beyond all expectation, यानी कि आप इसमें जो लगाएंगे तो इसमें beyond all expectation का मतलब होता है बिल्कुल जो है किसी चीज को उम्मीद से परे, beyond all expectations। और ये एक ईडियम भी है कि जिसका मतलब होता है कि मतलब उम्मीद से परे, बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी। एट नो टाइम से इसको ट्रांसफॉर्म करना है। एट नो टाइम आई हैव सीन, एट नो टाइम हैव आई सीन सच ब्यूटी, आई हैव सीन एट नो टाइम। इसको एट नो टाइम से करना है, तो बेसिकली क्या है, वो एडवर्ब यूज हो रहा है, तो वहां इन्वर्जन यूज होगा। तो इसके में इसका जो है वो आंसर होगा एट नो टाइम हैव आई सीन सच ब्यूटी। शी इज टू इंटेलिजेंट फॉर यू टू फूल।
जब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं कि भाई कि वो कैसे बनेंगे, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट, दैट शी इज सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट फूल हर, शी इज इंटेलिजेंट एंड कैन नॉट बी फूल्ड, you cannot fool her due to her intelligence, she cannot be fooled by you because of it। अभी अब सी और डी तो है नहीं, अब इसमें से ही आपका जो है वो बनेगा। तो आप देखिए इसमें से दोनों में से कौन सा जो है वो होना चाहिए, बताइए जल्दी बताइए। और इसका आंसर है आपका दैट इज शी इज सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट बी फूल हर, शी इज सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट फूल हर, शी इज इंटेलिजेंट एंड कैन नॉट बी, नहीं ये शी इज सो इंटेलिजेंट दैट यू कैन नॉट बी फूल हर होना चाहिए था वैसे, लेकिन दैट यू कैन नॉट बी फूल हर। अब इस तरीके के को भी वर्ब में यूज कर लेते हैं। हिज एम्बिशन वॉज द डैश ऑफ हिज डाउनफॉल, कि एम्बिशन उसका रीजन था, it ambition was the cause of his downfall, was the cause of his downfall, his ambition was the cause of his downfall। The lawyer gave a very dash argument in court, convincing, sporadic, irrelevant या redundant। देखो भैया आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो जब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आपको आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए, दैट शुड बी कन्विंसिंग। Transform, she didn't speak because she was shy, use too shy, she was too shy to speak, she was too shy to speak, टू से बना देते हैं, टू के बाद एडजेक्टिव, और ये वाला जो होता है ये एडवर्ब होता है, इसीलिए यहाँ एडजेक्टिव आएगा, और ये इन्फिनेटिव होता है, she was too shy to speak। The scientists work tirelessly to find a dash for the disease, ट्रीटमेंट, वैक्सीन, क्योर, रेमेडी, डिजीज के लिए क्योर होता है, टू फाइंड अ क्योर फॉर द डिजीज। The boy isn't strong enough to carry the bag, the boy is too weak to carry the bag, the boy cannot, टू से बनाना है तो वही होगा, the boy is too weak to carry the bag। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, ये भी आ जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, she handled the situation with great dash and tact, arrogance, grace, clumsiness, ignorance। तो भाई इसमें तीन तो जो है वो आप हटा दो, वो तो आपके मतलब इसमें टैक्ट और उससे बोल रहे हैं विद ग्रेट, टैक्ट के साथ एक अच्छा ही एडजेक्टिव आएगा तो दैट इज ग्रेस, दैट इज ग्रेस। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आई होप कि ये सेशन जो है 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, तैयारी अपनी अच्छे से करिए, और मैंने फिर आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग जो है इस समय प्रैक्टिस जितना करेंगे और सही प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।